अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर आफ्टर मिड टर्म। और मिड टर्म आप लोगों ने दिए हैं, जैसे दिए हैं यू नो वेल। अब आप लोग छोटे बच्चे तो उन्हीं के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाए और आपको बताई जाए। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने नेट से कॉपी किया है और नेट से कॉपी भी नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प की गई है। एक दूसरे को बताया गया है कि जी मैं ये लिख रहा हूँ, तुम भी ये लिख लो। आई थिंक मुझे तो लगता है आप सबने इकट्ठे बैठ के पेपर दिए हैं। तो बेटा जो भी था ओवरऑल आप लोग इस चीज़ में सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। आप किसी को चीट नहीं कर रहे, अपने टीचर को चीट, अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे, आप खुद को चीट कर रहे हो। नुकसान सिर्फ आपका अपना हो रहा है। तो बेटा सिर्फ यही कहूँगी, बी सिंसियर विद योर सेल्फ। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें। आप लोगों ने मार्केट में एंटर होना है, आप लोगों ने गेम जॉब्स भी करनी होंगी। अगर नहीं भी करनी है तो फिर भी आप लोग कुछ पढ़ रहे हो तो इसको वाकई समझ के पढ़ो कि आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कल को कोई पूछे तो आपको आता हो। और लाजमी भी नहीं कि कोई पूछे, किसी ने पूछना है इकनॉमिक्स का आपसे या किसी अदर सब्जेक्ट का। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप अपने से सिंसियर हो, ताकि अगर आप अपने आप का माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, आपका दिल इस चीज़ की तसल्ली दे आपको कि हाँ जी आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है। जस्ट फॉर्मेलिटी पूरा करना किसी चीज़ की, वो आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। अपने साथ सिंसियर रहें, ठीक है। और आप फिर इदारे को ब्लेम कर देते हो, टीचर्स को ब्लेम कर देते हो। सबसे पहले आप लोगों को खुद को देखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आप लोगों ने पेपर्स कैसे दिए हैं, या आप लोग अपने काम के साथ कितना सिंसियर हो। मैं सबको नहीं पॉइंट आउट कर रही आप में से, लेकिन जिन बच्चों ने ऐसा किया है वो बेहतर जानते हैं। तो बेटा काइंडली बी सिंसियर विद योर सेल्फ। ऐसा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है, और लॉस ही होगा। और ये लॉस आने वाले वक्त में पता लगता है, और फिर वो कहते हैं ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। वो आपने इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, वो हिसाब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो बेटा जो चीज़ पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़ें, अपने साथ सिंसियर रहें, ठीक है। अगर कोई आपको इशू आता है किसी चीज़ में तो उसको डील किया करें, अपने पेरेंट्स से डील किया करें, अपने टीचर से डील किया करें, ठीक है। और सबसे बल्कि अगर आप कहते हो कि पेरेंट्स से सुनते हैं या टीचर से सुनते हो, तो हमारे पास अल्लाह ताला तो है ना। वो ऐसी ज़ात है कि जो जिस पे तो हम सवाल उठाने का सोच भी नहीं सकते हैं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारी जो भी मुश्किलात होंगी वहाँ से हल हो जाएंगी। तो बेटा इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखें और अपने साथ सिंसियर रहें। और आई होप कि आप लोग आगे से जितना ही पढ़ोगे उसको समझ के पढ़ोगे और चीटिंग कॉपी पेस्ट वाला काम छोड़ दोगे। मैंने ऐसे मार्क्स नहीं काटे, पर मेरा बहुत दिल था काटने का। और क्योंकि आप लोग मेरे साथ पहले असाइनमेंट का एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, तो मुझे यही था कि आप लोग के मैंने असाइनमेंट में मार्क्स कट आउट किए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में रखोगे कि अब हम लोगों ने काम नहीं करना। पर अगेन अफसोस के साथ कहना पड़ा, आप लोगों ने किया। आई लीव इट। नाउ कम्स टू द टॉपिक। आज हम लोगों ने एक नया मॉडल स्टार्ट करना है, जिस मॉडल का नाम है ISLM मॉडल, इसको कहा जाता है, ठीक है। IS जो है एक अलग से मॉडल आएगा आपके पास, LM एक अलग से चीज़ आएगी। फिर हम इन दोनों का कम्बिनेशन करके देखेंगे ये मॉडल किस चीज़ का है और हमारे पास क्या शो कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में देखना है कि ISL एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और वाई इसको हम एनालिसिस क्यों करते हैं। फिर हम देखेंगे वर्ड की होता क्या है। अब आगे है जस्ट IS कर्व और LM कर्व। IS LM के दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, डैश जिसको आप कहोगे, ठीक है। ये साफ रिप्रेजेंट कर रही है कि IS इज़ समथिंग एल्स एंड LM इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे रेड कलर में आपको IS कर्व और LM कर्व डिफरेंट शो भी हो रहा है। आपके IS कर्व जो है वो गुड्स मार्केट को डील करेगा, ऐसी मार्केट जहाँ पे एशिया की खरीदो फरोख्त हो रही होगी, ठीक है। जबकि LM कर्व जो होता है मनी मार्केट में बनता है, जहाँ पे हम पैसों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, जैसे लाइक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। सिमल्टेनियस इक्वेशन है आपके पास, सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दोनों को फिर हम लोग IS को और LM को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, दोनों को वहाँ पे इंटरसेक्ट किया जाता है और फिर हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन बन रही है। एंड लास्ट वन इज़ ड्राइविंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट कहते हैं मजमूए को। मजमूआ मतलब एक ज़्यादा चीज़ का मजमूआ, सिर्फ आपकी मेरी बात नहीं है, होल इकॉनमी की बात हो रही है। होल इकॉनमी की हम डिमांड देखेंगे, सबकी डिमांड चेक की जाएगी ओवरऑल के इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में सबकी तरफ से कितनी है। सबसे पहले हम देखेंगे वाई ISLM एनालिसिस, कि हम ये एनालिसिस क्यों करते हैं, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मैंने आपको क्लासिकल और केन्जियंस का दोनों का डिफरेंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें क्लासिकल क्या कहते हैं जी।
वेट अ मिनट। क्लासिकल्स का कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास एक रियल फिनोमेना है जो कि डिटरमाइन करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। हाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको आई एस नज़र आ रहा है, तो आई इज़ इन्वेस्टमेंट एंड एस इज सेविंग। तो क्लासिकल कहते हैं कि ये एक फिनोमेना है हमारे पास जो कि मेजर करता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को और सेविंग को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को आपके पास इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, और इधर दूसरी तरफ अगर हम केन्सियंस की बात करें तो केन्सियंस हमारे पास कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास जो मॉनेटरी फिनोमेना है। ठीक है, एलएम मार्केट मतलब देखिए मनी की ट्रांजैक्शन है, तो मनी की ट्रांजैक्शन किस पे मैटर करती है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपके पास पैसे का जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। अभी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आगे हैं। आईएस जो है हमारे पास क्लासिकल से ज़्यादा लिंक आउट करता है और जो एलएम है वो केन्सियन से। बोथ आर्ग्यूमेंट्स वर चैलेंज बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएटरी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द लेवल ऑफ जीडीपी बाय इट्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास, ठीक है, वो जीडीपी को ऐसी बात है डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास वो हाई होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो जब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट इतनी कम कर देते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ जीडीपी इफेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाट डिमांड फॉर द मनी, सेम एज इट इज़। A rise in level of GDP as a result of investment is shortcut when rate of interest result increase in GDP। अगर हम लोग GDP को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग अपनी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, GDP इंक्रीज़ हो जाती है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास इंक्रीज़ होता हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है वाई आई एस एल एनालिसिस, वही कंटिन्यू है। हिक्स और हैंसन हमारे पास दो जो थे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने रियल पैरामीटर्स को एनालिसिस किया था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, और दूसरे मॉनेटरी पैरामीटर्स को। अब दोनों का बेसिक मोटिव क्या था कि हम लोगों ने सप्लाई और डिमांड मेजर करनी है मनी की। ठीक है, जो अगर दोनों को हम कम्बिनेशन करके कहें तो ये हमारे पास ISLM एनालिसिस बन जाता है। इसको पॉपुलरली नोन एज हिक्स हैंसन एनालिसिस भी कहा जाता है। सिमल्टेनियस डिटर्मिनेशन हमारे पास की जाएगी इंटरेस्ट रेट की और रियल जीडीपी की। ठीक है, जब रियल जीडीपी और इंटरेस्ट रेट को हम लोग आपस में डिटरमाइन करेंगे तो हम लोग निकालने के काबिल हो जाएंगे। क्या निकालने के काबिल हो जाएंगे, एडी कर्व, मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व हम लोग एनालिसिस करके अपना फाइंड आउट कर सकेंगे। व्हाट इज़ ISLM एनालिसिस। अब ये ISLM एनालिसिस हमारे पास है क्या, इसको हमने देखना है। ISLM एनालिसिस जो टर्म रेफ़र करती है हमारे पास, IS रेफर्स टू द इक्वालिटी बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि I जो आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड S इज़ सेविंग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वालिटी क्रिएट कर रहा है कौन सी मार्केट में, गुड्स मार्केट में, एशिया की मार्केट्स में। जबकि अगर हम LM की बात करें तो ये इक्वालिटी हमारे पास शो कर रहा होता है बिटवीन डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई फॉर द मनी। ठीक है, तो L यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है डिमांड फॉर मनी और M आपके पास शो कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो और ये कहाँ पर होता है, मनी मार्केट में। IS गुड मार्केट में, LM मनी मार्केट में। IS कर्व एंड प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, IS कर्व एक लोकस ऑफ कम्बिनेशन है, आपके पास डिफरेंट गुड्स दिए गए हैं। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ GDP के दरमियान कि आपने देखना है कि आपको कितनी सेविंग करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और या कितना एग्रीगेट आपका आउटपुट होना चाहिए, कितना आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, सारे कर्व्स, सारी चीज़ें डिसाइड आप कौन से कर्व के थ्रू करते हो, IS कर्व के। IS कर्व रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन, जिसमें आपके पास इनकम, इंटरेस्ट रेट आ जाती है। ठीक है, मार्केट ऑफ गुड्स में इक्विलिब्रियम लेवल हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन सा पेयर हमारे लिए ठीक रहेगा, इनकम और इंटरेस्ट रेट का। डिफरेंट कम्बिनेशन दिए होंगे ना, तो डिफरेंट कम्बिनेशन में से हम वो कम्बिनेशन चूज़ करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल होगा।
डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व, कि अब हम आई एस कर्व को ड्राइव कैसे करेंगे, हम लोगों ने ये देखना है। आई एस कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूजिंग 3 कम्बिनेशन। अब 3 रिलेशनशिप यूज़ करके चीज़ों की हम लोग आई एस कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोग आई एस कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। चेंज इन एग्रीगेट, ठीक है, एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट व्हेन आर चेंज, ठीक है। हम लोग देखेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ चेंज हो रही है, एक्सपेंडिचर कितनी चेंज हो रहे हैं। थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी एंड द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आई एस कर्व्स। आई एस कर्व को ड्राइव करने के लिए आपको जब इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज़ करते हो ना किसी चीज़ का, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। बैंक से आपने लोन लेना है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपको बिज़नेस स्टार्ट कर लो। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको 1 लाख दे रहा है, ठीक है, आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आपको दे रहा है, लेकिन आपसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहा है। तो आप क्या करोगे? अगर आपने कोई कारोबार करने का सोचा हुआ है, कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है, तो आप अपना इरादा तर्क कर दोगे। क्यों तर्क कर दोगे? क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप यही सोचोगे कि क्या मैं इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे करूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, तो ये तो मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे दे दूँ और फिर मुझे इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़े, तो मैं अपने कारोबार को कैसे आगे लेके चलूँगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, उसके ऊपर सूद हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ डिक्रीज़ इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड्स टू द डिक्रीज़ इन इनकम। और अगर जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास डिक्रीज़ होती है तो इनकम भी डिक्रीज़ हो जाती है। जब हम किसी कारोबार में पैसा लगाएंगे ही नहीं तो हमारे पास आएगा कैसे? इनकम आमदनी है ना हमारे पास। जब हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम हो गई है, तो डेफिनेटली हमारी इनकम भी कम हो गई है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इंक्रीज़ कर दें इंटरेस्ट रेट को, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास। Therefore, increase in the rate of interest leads to the decrease in rate of interest। ये तो थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं है। यहाँ पे हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। आईएस की बात हो रही है सिर्फ अभी, ठीक है, हम एलएम की तरफ मूव नहीं किए हम, जस्ट आईएस की बात, ठीक है। आईएस में पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखो कि ये आपके पास गुड्स मार्केट में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गुड्स मार्केट में, जबकि एलएम किस में है? मनी मार्केट में। आपके पास ये गुड मार्केट आ गई है, ठीक है, गुड मार्केट आ गई है। ये आपके पास है जी मैंने आपको बताया इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से हम देख सकते हैं। कंजप्शन देख रहे हैं, इनकम माइनस टैक्स, इन्वेस्टमेंट के साथ किसका हम लोगों ने पढ़ा है अभी? इंटरेस्ट रेट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम आपस में देख रहे हैं आईएस में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये तीनों को देखेंगे बारी बारी और फिर हमारे पास फाइनल कर्व ड्रॉ होगा। सबसे पहली बात क्या की जा रही है? एग्रीगेट और एक्सपेंडिचर, इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये इनकम आ गई और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया। जैसे जैसे आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम, एक ट्रांजैक्शन और पॉइंट हमने देखा है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे पास जब यहाँ पे थे तो इन्कम की क्या सूरत हाल होगी? तो इनकम हमारे पास, ये इनकम को हम लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इनकम का लिया है। तीनों का रिलेशनशिप देखा इनकम के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इनकम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर हम इनकम के साथ देखेंगे। ये तीनों कर्व्स हमारे पास आ जाएंगे। इनको अगर हम डायरेक्ट प्लॉट करें, क्योंकि हम लोगों ने बात तो सिर्फ करनी है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, बेसिक फिनोमेना तो हमारे पास यही है ना। यहाँ पे हम लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात की है कि इन्वेस्टमेंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब देखो ये बढ़ा है तो ये ज़्यादा था, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कम करना चाहूँ, ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा किया, ठीक है, तो ये कम होके बैक हो गया। इसको मैंने और ज़्यादा किया तो ये कम हो गया। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान में।
और ये आपके पास जो स्लोप बन रही है, आप लोगों ने डिमांड कर्व बनाया होगा, लास्ट डिमांड, वो भी आपके पास नेगेटिव स्लोप होता है, और ये आपके पास नेगेटिव स्लोप हो गई है। आपको पता लग रहा है देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, उस सूरत में करोगे जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग इन्वेस्टमेंट उस काम में नहीं करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बैकवर्ड मूव हो जाएगी। स्लोप ऑफ आईएस कर्व जो आपके पास है, दिस स्लोप ऑफ आईएस कर्व डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास कि एक चीज़ कितनी सेंसिटिविटी है उसकी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर हम उस चीज़ के देख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना चेंज हो रहा है। अब हम लोग बात करें कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है ये तो हमें नहीं पता ना, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? मल्टीप्लायर से। ठीक है, मल्टीप्लायर, और मेरे ख्याल से एक्सेलेरेटर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मुझे इस इंटरेस्ट ऑफ रेट के अकॉर्डिंग? तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉर्मूला मल्टीप्लायर का। ठीक है, मल्टीप्लायर से मुझे पता लग जाएगा कि मुझे किस चीज़ को कितना कब अप्लाई करना है। देखें, इन्वेस्टमेंट इज़ मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट से। व्हेन मल्टीप्लायर वैल्यू इज़ हाई, जब मल्टीप्लायर वैल्यू हाई होगी, आप मल्टीप्लायर वैल्यू निकालोगे। मल्टीप्लायर वैल्यू कैसे निकालते हैं? चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई आ रही होगी तो इसका मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट अब नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट। और अगर सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर MPC मार्जिनल प्रोस्पेरिटी से कंज्यूम जो है आपकी, उसकी अगर वैल्यू आपके पास कम आ रही होगी तो इट्स मीन आपका जो IL है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फैक्टर्स दैट शिफ्ट द IS कर्व। अच्छा, IS कर्व हम लोगों ने देख लिया नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, इसको शिफ्ट करना और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको शिफ्ट करते हैं, अब हम उन फैक्टर्स पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला है हम लोग देखेंगे चेंज इन ऑटोनोमस फैक्टर दैट इज़ अनरिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट रेट है जो कि फैक्टर बनेगा हमारे पास। चेंज इन प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अनरिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन टैक्स, चेंज इन नेट एक्सपोर्ट अनरिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो कि रीज़न हमारे पास बनेंगी इकॉनमी में, जो हमें बताएंगे कि हम लोगों ने IS को कैसे शिफ्ट करना है, या IS किन किन वजूहात की वजह से शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास टैक्सेस में चेंज आ जाए, ठीक है, टैक्सेस में चेंज कैसे आ जाए? मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है, उस बिज़नेस का टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया, बिज़नेस गवर्नमेंट मुझसे ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दूँगी ना, मैं फर्दर उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या चीज़ प्रिवेल कर रही है कि मैं कट डाउन कर दूँगी अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो जब इन्वेस्टमेंट कट डाउन हो जाएगी तो तब भी मेरे पास जाहिर सी बात है IS में फ़र्क पड़ेगा, IS शिफ्ट होगा। क्यों IS शिफ्ट होगा? क्योंकि IS जो है बन ही किससे रहा है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट से। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा कर देती है, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कर रही है, ठीक है, इस केस में इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास इफेक्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो जो बैंक से इन द फॉर्म लोन के फॉर्म में जो मनी लेगी उस पर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। अब ये देखें शिफ्ट की बात हो रही है, अब शिफ्ट कैसे कैसे होगा, ये सारे रीजंस आपके पास सामने गिवन है कि आपके पास जो IS का वो शिफ्ट कैसे होगा, उसके बिहाफ, उसके बिहाइंड क्या क्या रीज़न होंगी उसके शिफ्ट होने की। सबसे पहले आपके पास रीज़न है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर टैक्सेस इंक्रीज़ हो, अब देखें डिक्रीज़ इंक्रीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रही है। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपके पास इंक्रीज़ हो रही हैं, एक तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंज्यूमर कौन है? चीज़ इस्तेमाल करने वाला, जैसे मैं होगी ख़रीदने वाली, मेरी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दूँगी तो ठीक है, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक तो इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी, किस पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ? खुद पे कर रही हूँ, अगर मैं चीज़ें ख़रीद रही हूँ इस पर्पज़ के साथ कि मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में बेचनी है,
तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। और टैक्सेस का मैंने आपको बता दिया है। सेम आपके पास ये नेट एक्सपोर्ट्स का आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है कि आप बाहर से कितनी चीज़ें मंगवा रहे हो, कितनी चीज़ें भिजवा रहे हो, ठीक है। अगर आप बाहर ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हो और मंगवा कम रहे हो तो फिर आप ये कंट्री को लॉस है। इस केस में भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है आपका हिट करता है, जिसकी वजह से आपका IS कर्व जो है शिफ्ट होता है। आज के लेक्चर में जस्ट हम IS को ही देखेंगे। LM जो है हम लोग अपने कल के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ लेंथी टॉपिक। अच्छा जी, प्रोडक्ट मार्केट में अगर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट की। प्रोडक्ट मार्केट कौन सी मार्केट है? गुड मार्केट। इसको प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। एशिया असल में गुड जो है यहाँ पे अच्छे वाला गुड नहीं है, यहाँ पे गुड का मतलब है अशिया, ठीक है। गुड्स वर्ड होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट मार्केट है, गुड्स मार्केट है, इसमें हम लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर करना है, ठीक है। ठीक है, सेविंग जो हमारे पास होती है डायरेक्ट फंक्शन होती है इनकम का। अब सेविंग किस पर डिपेंड करती है? इनकम पे। अब मेरी जितनी इनकम होगी मैं उस हिसाब से सेव करूँगी ना। अगर मेरी इनकम ही 10,000 है तो मैं उसमें से क्या सेव कर पाऊँगी? क्योंकि मेरी बुनियादी ज़रूरियात हैं, मुझे खाना है, पीना है, पहनना है, सोना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर मेरा खर्चा आता है। और अगर मेरी इनकम हाई होगी दैन मैं उसका कुछ ना कुछ पोर्शन सेव कर सकूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम किस पर डिपेंड करती है, सॉरी सेविंग किस पर डिपेंड करती है? इनकम पे, कि हम कितने पैसे सेव कर रहे हैं वो हमारे किस पर डिपेंड करेगा? इनकम पे। इनकम ज़्यादा होगी तो हम लोग कुछ सेव कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारी सेविंग्स नहीं होंगी। जबकि दूसरी साइड पे इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास इंटरेस्ट रेट का। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके साथ लिंकअप कर रही है? यहाँ पे देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट, IS का है ना, I और S, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग, सेविंग का लिंक हमारे पास इनकम के साथ है और इन्वेस्टमेंट का किसके साथ है? इंटरेस्ट रेट के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन 1 और 2, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास, सेविंग का भी हम लोगों ने देख लिया। सेविंग इनकम के साथ लिंक आउट है और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ। में भी उनको पहले बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जैसे सेविंग और इनकम का है। अगर एक बढ़ती है यहाँ पे तो एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये हमारे पास। दोनों क्वेश्चंस बन गई, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी बराबर करें तो S माइनस आई, S इक्वल्स टू I आ सकते हैं। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। IS का जो शेड्यूल है हमारे पास मार्केट में इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन शो कर रहा है इनकम के, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास मार्केट में इक्वल है। जितनी हम लोग सेविंग्स करेंगे उतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, या जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी सेविंग होगी। मैं अगर 10,000 जोड़ के रखती हूँ तो फिर ही मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूँगी ना बिज़नेस में। तो 10,000 जो मैंने सेव किया हुआ है वो असल में मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक तरह से मेरी सेविंग भी है। लेट्स सपोज मैं इन्वेस्ट करती हूँ किसी बैंक में ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलवा लेती हूँ, या किसी बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो मेरी सेविंग्स भी हैं कि मुझे आने वाले वक्तों में वो मैं पैसे वापस ले सकती हूँ, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके पास IS कर्व के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वल हो जाती हैं प्रोडक्ट मार्केट में। अगेन इसकी डेरिवेशन आ गई है। डेरिवेशन में हम लोगों ने पहले वो जो मैंने आपको टेबल सारा करवाया वो थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैं यहाँ पे मूव आउट कर गई हूँ। ये थोड़ा इजी है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। सेविंग का रिलेशनशिप हमारे पास इन्वेस्टमेंट का, सेविंग इंक्रीज़ होती है एज द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे सेविंग इंक्रीज़ होगी आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारी डिपेंड कर रही है इंटरेस्ट रेट पे और लेवल ऑफ इनकम पे। इंटरेस्ट रेट अगर फॉल करता है हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट में हमारी डिक्लाइन करती है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और हमारे पास मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। वाइस वर्सा कहते हैं ऑपोजिट को। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज करेगा कब? जब लेवल ऑफ इनकम हमारे पास राइज करेगा। अब मेरी अगर इनकम ज़्यादा होगी तभी मैं सेविंग कर पाऊँगी ना, और जब मैं सेविंग कर पाऊँगी डेफिनेटली मैं तभी किसी काम में इन्वेस्ट कर पाऊँगी। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास सेम लाइन में फॉलो करती हैं। S इक्वल्स टू I एंड I इक्वल्स टू Y, ठीक है। Y रिप्रेजेंट हेयर इनकम, वेयर I इज़ इन्वेस्टमेंट एंड S स्टैंड्स फॉर सेविंग। ये जिस एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसको हम क्विट करते हैं। जस्ट वही सारी बातें बताई हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा, एंड सिमिलरली सेम थिंग्स एज इट इज़।
इसको मैं आपको ज़रा ग्राफ पे दिखाना चाहूँगी। हेयर यू कैन सी IS कर्व, ठीक है। सबसे पहले एग्री की डिमांड होती है किसी चीज़ की, हमारे पास इनकम होती है। जब हमारे पास पैसे होते हैं हम मार्केट में चीज़ों की डिमांड करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास पैसे बढ़ते जाते हैं हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती जाती है इसी कर्व से प्लॉट करके हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ आ जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। हमारी इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी नेगेटिव स्लोप क्रिएट करती है। इन्हीं को हम लोग आपस में दोबारा एक्सटेंड करके देखेंगे कि अब हमारी इनकम जो है कहाँ पर लाई कर रही है, आपस में हमारी इनकी क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पे इनकम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है इसके दरमियान में, इनकम के और इंटरेस्ट रेट के। और यहाँ पे जब हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, जिसको IS कहा गया है। IS मीन IS कर्व, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेंगे। सिंपल आप ये कह लो, ये जो आपके पास लास्ट है ना नेशनल इनकम, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस करना है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के साथ, और ये आपके पास सेम आपको रिलेशनशिप दे देगा कि आपके पास IS का जो है किस स्लोप में जाएगा या किस तरह की उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि डिमांड का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी रीजंस पढ़ी थी कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट की वजह से होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो IS कर्व है ये इसकी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। द डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट हमारे पास डाउन होगा तो डेफिनेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास शिफ्ट कर जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी तो हमारे पास नेशनल जो इनकम है इंक्रीज़ होगी। आई नो आप लोग के लिए टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है ये और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन आप चीज़ों को जब एक प्लेटफॉर्म पे लिखोगे ना सारा, तो आपके लिए इजी रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास अब हाई होगा तो डेफिनेटली हमारे पास इनकम भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देखो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इन शॉर्ट में आपको समराइज़ करती हूँ कि उनके नेगेटिव रिलेशनशिप है आपस में, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी जस्टिफिकेशन बन रही है, अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होती है जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड, तो फिर वो नेगेटिव रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जब हम उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप ही शो करेगी और स्लोप उसकी डाउनवर्ड ही बनेगी, ठीक है। दूसरी रीज़न हमारे पास ये बताई गई कि साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो अफेक्ट करता है हमारे पास, और हमारे पास इलास्टिसिटी भी इफेक्ट करती है। इलास्टिसिटी क्या है हमारे पास, कि हम लोग देख रहे हैं कि किस रेशियो से हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स आपस में